कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, सॉल्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में समझा था, आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते क्या है ना। सॉल्यूशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में। और सभी को पता है कि सॉल्यूशन में दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट कहा जाता है, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट कहा जाता है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में। फिर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जो जिसपे कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, है ना। कि भाई सॉल्यूशन को डिफाइन करने का क्या क्या तरीका है। बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें कि हमने आपको बताई थी, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैरिटी। ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको बता चुका हूं कि ये होती क्या है, ठीक है ना। आज उसी से आगे चलते हुए हमें कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके बारे में जानना है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, क्योंकि पूरे चैप्टर में बच्चों आपके इस्तेमाल होंगी। तो बेसिक है, चैप्टर की स्टार्ट है, ये चीज आपको आनी चाहिए ताकि चैप्टर के आगे आपको दिक्कत की परेशानी ना करनी पड़े, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया। चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जिसको भी विलेन कहते हैं हम, ठीक है ना। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। और कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स में हम किसकी बात कर रहे थे, मोलारिटी की बात हम कर चुके हैं, मोलारिटी हमने पढ़ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, मोलरता के बारे में, जो मोलालिटी होती है मोलालिटी के बारे में जानना, ठीक है ना। मोलरता हम कर चुके हैं, यानी मोलारिटी कर चुके हैं। अभी हमें किसके बारे में जानना है, मोलरता के बारे में, ठीक है ना, यानी मोलालिटी, मोलरता। ठीक है, मोलालिटी क्या है बच्चों, मोलालिटी है जिसको क्या कहते हैं, मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। मोलालिटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। मोलालिटी को डिनोट करने का क्या सिंबल है, स्मॉल एम। जैसे मोलारिटी है, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से करते थे। यहाँ पे जो मोललता है यानी मोलालिटी है, उसको हम किससे करते हैं बच्चों, किससे करते हैं, स्मॉल एम से। तो जो मोलालिटी है आपकी, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon mass of solvent, mass of solvent किसमें, kg में, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी विलय के मोल, विलय के मोल, ठीक है, अपॉन आपके विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में चाहिए, केजी में, ठीक है ना। वो भी हमें किस में चाहिए बच्चों, केजी में, किस में चाहिए, केजी में चाहिए। समझ आ रहा है आपको कि आपका मोललता यानी मोलालिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, ये आपकी मोललता कहलाती है ना। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए उदाहरण के लिए 3M सॉल्यूशन, ठीक है ना, 3M सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है बच्चों, 3M सॉल्यूशन का मतलब कि 3 मोल्स ऑफ NaCl
are present, 3 moles of NaCl are present in 1 kg of water। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, आपका 3 मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के 3 मोल, NaCl के 3 मोल किसमें हैं आपके 1 किलो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, 1 किलो वाटर में पाए जाते हैं आपका। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के ये आपने देखा कैसे निकाल सकते हैं हम, हमको हमारे पास क्या है, विलय के मोल, हमारे पास क्या है, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो विलय के मोल कितने हमारे पास बच्चों, 3। ठीक है ना, और विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा हमको, 1 किलो दे रखा। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा, 1 किलो दे रखा। 1 पुट कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 3। ठीक है, मोल केजी इनवर्स। ये क्या है बच्चों, यूनिट है, क्या है, मात्रक है, किसका, मोललता का। जो यूनिट होती है आपकी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की जो यूनिट है वो कितनी है, मोलैलिटी की यूनिट आपकी होती है मोल केजी इनवर्स, या इसको आप और स्मॉल m भी लिख सकते हैं, है ना, स्मॉल m भी इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विलय जो मोल है उनको हम मोल में दर्शाते हैं, और ये केजी में है ना, ये केजी में, इसलिए हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या है, ऊपर आपके पास क्या है, मोल है, नीचे केजी है, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मोल केजी इनवर्स। क्या बन जाएगा बच्चों, मोल केजी इनवर्स। तो मोलैलिटी की जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, मोल केजी इनवर्स। ठीक है ना, मोलैलिटी की यूनिट आपकी क्या हो जाती है, मोल केजी इनवर्स। इस तरीके से बच्चों मोलैलिटी की यूनिट हो जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा मोलैलिटी की यूनिट के बारे में आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास, अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अगला है ये आपके पास 3, 4, 5, छठा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल अंश क्या होता है, हमारे पास सपोज जैसे कि हमारे पास, मेरे पास एक सॉल्यूट है ए, एक सॉल्वेंट है बी। सॉल्यूट आप समझते हैं, ठीक है, मेरे पास सॉल्यूट है विलय, विलय है मेरे पास कोई ए, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट है विलायक, ठीक है बी। ठीक, अब मुझे जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स सपोज मेरे पास 3 है, बी के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या है, 4 है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना, मोल अंश निकालना है। तो जो मोल अंश होता है, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे जीटा से। ठीक है ना, मोल अंश को डिनोट करने का सिंबल क्या है, जीटा, है ना, जीटा से इसको डिनोट करते हैं, जीटा से इसको डिनोट करा जाता है। अब मुझे निकालना है क्या, मोल अंश निकालना है। सपोज पहले तो देख लो मोल अंश होता क्या है, ठीक, जैसे मैं आपको बोलूं या एग्जांपल के द्वारा आप समझ लो। जैसे मुझे ए के निकालने हैं मोल्स, ए के मोल्स निकालने हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके,
ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं, एन से, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से। तो ए के निकालने हैं तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये हो जाएंगे, है ना। ये आपके पास एन ए हो जाएगा 3, एन बी हो जाएगा 4। तो एन ए कितना है 3, एन ए 3 प्लस एन बी 4, कितना 3/7। इसी तरीके से मुझे जीटा बी निकालना है। जीटा बी कितना हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। एन बी कितना दे रखा हमको 4, एन ए 3, एन बी 4, कितना हो गया 4/7, ठीक है ना, 4/7। एन ए और एन बी इस तरीके से, एन ए एन बी इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और जीटा भी इस तरीके से होता है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, भाई मोल फ्रैक्शन है क्या, तो मोल फ्रैक्शन होता है जिसकी का भी निकालना हमें, हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, है ना, जिसका भी आप निकाल रहे हो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल कर देंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट के जोड़ के। तो इस तरीके से बच्चों जीटा आपके पास निकल जाएगा, जीटा की वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम जीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा कि जीटा की वैल्यू किस तरीके से हमको निकालनी, ठीक है। चलिए अब मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए मोल फ्रैक्शन के बारे में। आपको क्या दे रखा, इथाइलिन, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है आपके पास C2H6O2, C2H6O2, ठीक है ना। आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का होता है C6H6O2। इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, के मोल अंश की गणना कीजिए गणना करो यदि विलेन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, ठीक है। ये हमें करना है, हमको क्या दे रखा है, हमें बोला है आपको बताना इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6, इथाइलिन ग्लाइकॉल आपके पास C2H6, इसके मोल अंश की हमें गणना करनी है, और यदि विलयन में यानी सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20% क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है ना। तो 20% उपस्थित हो, तो कैसे निकालेंगे भाई इथाइलिन ग्लाइकॉल का, मैंने आपको बताया कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमें मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को 20% जो सॉल्यूशन है उसमें 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो हम ये बात कर सकते 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम आपका 20 ग्राम है वो आपका 80 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा, जल में प्रेजेंट होगा, है ना। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल 80 ग्राम कैस में, जल में क्या है, उपस्थित होगा, है ना,
जल में उपस्थित है, तभी तो 20 और 80 100 ग्राम का मिला, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या है, 100 अपने आप में 100% है, तो 100% में से 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है 20 ग्राम, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, जल होगा। अब पहले हमको क्या निकालना है, मोल अंश के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। मोल अंश के लिए हमें मोल संख्या चाहिए, है ना। मोल अंश के लिए बच्चों क्या चाहिए, मोल संख्या। मोल संख्या चाहिए। मोल संख्या मैंने आपको बताया कि इसको A मान लो आप, इथाइलिन ग्लाइकॉल को, जल को क्या मान लो, B मान लो, तो हमको Na चाहिए, है ना। तो जो मोल अंश है, नंबर ऑफ मोल अंश है, यानी सॉरी मोल संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, ये होता है आपके पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी जो द्रव्यमान आपको दे रखा है बटा जो उसका अपना उसका मॉलिक्यूलर द्रव्यमान है। तो गिवन मास हमको कितना दे रखा है बच्चों, गिवन मास हमारे पास जो A है वो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास C2H6O2 है ना। तो C2H6O2 का कैसे निकालते हैं, कितने कार्बन है, 2 है, तो 12 होता है कार्बन का, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 और ऑक्सीजन का बच्चों 16 × 2। इस तरीके से आप करोगे, कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 24 और 6, 24 और 6 30, 30 और 32 आपके पास कितना हो जाएगा, 30 और 32 62, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.322 मोल। कितना आ जाएगा, 0.322 मोल। इस तरीके से आपके पास मोल अंश आ गया A का, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब मोल अंश हमें B का निकालना है, जल का निकालना है। तो जल का कितना बच्चों, 80 ग्राम है, और वाटर का H2O का कितना होता है, H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालो 18 आएगा। कितना आएगा, 18। कैलकुलेट कर सकते हो आप वाटर का इस तरीके से, H2O का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 कितना हो जाते हैं आपके पास, 32 हो जाते हैं। तो इतना आ गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 4.44, ठीक है ना, मोल आ गए, 4.44 मोल आ गए, ठीक है ना। एक और 4 आ जाएगा, 4.4444 मोल। बस अब आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालने थे आपको किसके, इथाइलिन ग्लाइकॉल के A के, तो क्या आ जाएगा Na प्लस NB, है ना। Na आपके पास कितना है, पीछे आप देख लो, 0.322 और इधर आपके पास 0.322 प्लस 0.444, तो कितना हो जाएगा 0.322, और इसको करोगे 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 0. इससे ये कट जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा, 0.068, है ना। तो हमें क्या करना था, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की संख्या हमको निकालनी थी। हमें क्या करना था, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की हमें संख्या निकालनी थी। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की संख्या बच्चों हमने इस तरीके से निकाली। इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की संख्या हमने इस तरीके से निकाली। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की संख्या हमने किस तरीके से निकाली, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों इसको करते हैं, इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। चलिए, तो इसी तरीके से एक मोलालिटी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको और बेहतर से समझ आ जाए मोलालिटी क्या होती है। तो अगर हमें कोई मोलालिटी का क्वेश्चन आपके लिए देखें, ठीक है ना। जैसा आपको ये दे रखा है 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल यानी इथेनोइक एसिड। क्या होता है इथेनोइक एसिड, CH3COOH, है ना। इथेनोइक एसिड होता है कि 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में
विलयन की मोललता, विलयन की मोललता की गणना कीजिए, मिलल की मोललता की गणना करो। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता आपको ज्ञात करनी है। हमने क्या करा भाई, 2.5 ग्राम बेंजीन लिया और उसको किसमें मिला लिया, 2.5 ग्राम बेंजीन को हमने 75 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम जो इथेनोइक एसिड था उसको 75 ग्राम बेंजीन में हमने मिला लिया, 75 ग्राम बेंजीन में हमने मिला लिया। तो हम की उसकी मोललता, मोलालिटी हमें निकालनी है। तो मोलालिटी के लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, एम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट के आपके पास इथेनोइक एसिड है ना, सोल्यूट आपके पास है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का जो वो है वो कैसे निकाला जाएगा भाई, जो नंबर ऑफ मोल्स है कैसे होता है, गिवन मास 2.5 अपॉन उसका द्रव्यमान। तो CH3COH का यहाँ पे आप निकाल लो, CH3COH का निकालोगे तो C कितने आपके पास 12 प्लस कितने हो गए 1 into 3 प्लस इधर 12 प्लस 16 दूनी 32 और प्लस 1 है ना। तो कितने हो गए 12 12 24, 24 और 3 27 और 1 28 और प्लस 32। तो 3 8 और 2 10, 3 2 5 6 60 हो रहा है ना, बटे 60। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब बेंजीन का कितने में मिला है, 75 ग्राम में मिलाया, कितने में 75 ग्राम में, 75 ग्राम में मिलाया, ठीक है ना। तो हमने बोला अब केजी में चाहिए, इसको 1000 से भाग दे दो आप, कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 60, ठीक है ना, इंटू 1000 अपॉन 75 है ना। पॉइंट हटाओ यहाँ से, 60 है, इधर जीरो लगाओ, एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 3 जा 75, तो कितना आ जाएगा 10/18 है ना, 10/18 आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग आपका 0.556 मोल केजी इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा किसका, बेंजीन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने मोललता और जो मोल अंश है वो हमने किया। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने दो कंसंट्रेशन टर्म्स, मोललता मोलालिटी और आपका मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के बारे में समझा। मोललता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी जो विलय के मोलों की संख्या है बटा उसमें विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, मोलालिटी में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, और मोलारिटी में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है लीटर में, सॉल्यूशन है इधर सॉल्वेंट है। और मोल अंश आपका इजी है, मोल अंश क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को आपने जिसका भी निकालना है उसका ऊपर आ जाएगा बटा नीचे में जो भी सॉल्यूशन के अंदर है जितनी भी चीजें हैं उन सबका योग मोल अंश कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मैंने आपको न्यूमेरिकल करके दिखाया, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि कैसे इस तरीके से ये चीजें आपको करनी है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।